जो तू नहीं तो ये दुनिया रुकी रुकी सी लगे, मैं अपनी शक्ल भी देखूं तो अजनबी सी लगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल की धुन कॉलेज रोमांस विथ डांस मेरे साथ। दिल की धुन के पिछले एपिसोड में हमने क्या सुना और क्या जाना था? हाँ हाँ, बताऊं, वेदा और अरवा गए थे वीपी मैम के पास। वीपी मैम ने उन्हें एक न्यूज दी थी। न्यूज क्या थी वो आप मुझे बताएंगे। और ये सभी लोग जो तैयारियां कर रहे थे शादी की, क्योंकि वो दिन आ गया था भाई, कॉलेज के कैंटीन में पहुंचे थे तो वहां जाकर देखा कि अनुज के दोस्त आए हुए हैं। अनुज के दोस्त उनके कॉलेज में क्या कर रहे थे? पारा जरा गर्म हो गया था, बॉयज का चैलेंज दिया था तो बास्केटबॉल में वो फाइट क्लब स्टार्ट हो गया था। जब अरमा और वेदा के पास ये खबर गई तो वो दोनों यहाँ आए थे रोकने के लिए, लेकिन वेदा ने जो पंचिस की बरसात की अनुज के ऊपर, क्योंकि वो भी वहीं पहुंच गया था अपनी पिटाई खाने के लिए, अपनी हिस्से की मार खाने के लिए, क्योंकि जिसके हिस्से में जो लिखा है वो वहां पहुंच ही जाएगा। तो बस यही पिछला एपिसोड था। हाँ, ये अब आगे चलते हैं। वैसे वेदा ने अच्छी खासी धुनाई की थी। वीपी मैम जब पहुंच गई थी बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर तो उन्होंने सभी को ऑर्डर दिया था कि वो उनके कैबिन में पहुंचे। वीपी मैम जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई थी और फिर सभी, यानी कि अनुज के दोस्तों को छोड़कर, लड़कियों को छोड़कर, बीबी मैम के कैबिन में पहुंचे थे टूटे फूटे, अपने आप को संभालते संभालते। किसी की शर्ट उसके कंधे से नीचे जा रही है, किसी के होठों पर दाग आ गया है, किसी की आंखों के पास काला धब्बा पड़ गया है, तो अनुज की तो हाल ही बेहाल है। शर्ट इतनी जोर से खींची है वेदा ने कि शर्ट भी उसकी फट गई है। और कुछ भी हुआ होगा। और सभी अपनी अपनी चोटों को सहलाते हुए खड़े हैं। वीपी मैम पलट गई हैं। लुक एट यू, देखो अपने आप को, शक्लें देखो अपनी। लगते हो कहीं से कि तुम सभी स्टूडेंट हो? हाँ, गली के गुंडे दिख रहे हो। ये सब सर झुकाए सुन रहे थे और वहां खिड़की से सारी लड़कियां देख रही थी। आह, ये बेबी को वाई डांटिंग बीपी मैम? और मारना चाहिए था उन्हें। हाँ, यू आर राइट आशी, और मारना चाहिए था, मुंह तोड़ देना चाहिए था। निया ने कहा अपने बालों को झटकते हुए। गर्ल्स, और अधीरा ने इन सभी को चुप रहने के लिए कहा। के पीछे दो कदम आकर चुपचाप खड़े हो गए। वो कदम जो खोए खोए हुए से थे। अरवा राजपूत के कदम। अरवा यहाँ आ तो गई थी, लेकिन वो अभी भी बास्केटबॉल कोर्ट के एरिया में ही स्टक थी। उसके दिमाग में वेदा के वो शब्द गूंज रहे थे। अंदर वेदा ने क्या कहा था, कॉरिडोर में क्या कहा था कि हमें रोकना होगा, हमें ये फिर वहां बाहर जाकर जब वेदा ने सबको रोकने की गुहार लगाई थी तो वो शब्द भी गूंजे थे ना अरवा के कानों में कि स्टॉप इट, निक रुक जाओ, ये ठीक नहीं है, ये दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है, ये सब जानबूझकर करना चाहते हैं ऐसा। ये सारी बातें अरवा राजपूत के दिमाग में दौड़ रही थी। लाइट अप। अगले ही पल दृश्य बदल गया। वेदा और इतनी आक्रामक, माय गॉड। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, जो तूफान था, वो साफ साफ अरवा ने देखा था। कैसे कोई इंसान स्विच हो सकता है, वो भी इतनी जल्दी? अरवा की नजरों के सामने वही दृश्य चल रहा था। वेदा के पंचेस और अनुज का मुंह, उसकी जॉ लाइन, पंच पे पंच, पंच पे पंच। मुंह अगर उसका वेदा के सामने नहीं आया तो वेदा ने उन पंचेस को उसकी स्टमक में मारना शुरू किया, और इतना मारना शुरू किया, इतना कि वो एक लड़का है, उसके पास मसल पावर है, वो जवाब ही नहीं दे पाया वेदा को। अरवा के अंदर कुछ हिल गया था वेदा का ये रूप देखकर। पहले उस कंप्यूटर रूम में उसके लिए उसका ये रूप था, और आज बास्केटबॉल कोर्ट में अनुज के लिए। क्या वो अनुज की जान नहीं ले लेती? लेकिन क्यों इतना आक्रामक हो जाने की नहीं थी। तो अरवा ने अपनी उन्हीं हैरान निगाहों को खिड़की से अंदर किया जहां वीपी मैम थी और ये सभी लोग। ये स्टीफन के स्टूडेंट्स हैं ये, और निक, तुम तो इस कॉलेज की जीएस हो ना? वाह, क्या रेपुटेशन बना रहे हो तुम इस कॉलेज की। मैम, पहले इसके
इसके गुंडे फ्रेंड्स आए थे हमारे कॉलेज में और उन्होंने मेरे दोस्तों पर हाथ उठाना चाहा था। निक की आवाज जरा ऊंची हो गई थी। वॉइस डाउन मिस्टर निक, आवाज को नीचे रखो, रिस्पेक्ट। मैं तुम्हारी बात इसलिए सुन रही हूँ और तुम्हारे दोस्तों को इसलिए देख रही हूँ अपनी निगाहों के सामने कि तुम लोग इस कॉलेज की एक डांस टीम के मेंबर हो। वो डांस टीम जो इस कॉलेज की रेपुटेशन को आसमान तक ले गई है, और तुम इस तरह बात कर रहे हो। सीनियर्स हो इस कॉलेज के, कुछ भी ख्याल नहीं है तुम्हें। वीपी मैम, रॉन्ग इट इज ना, बाहर से आशी ने कहा था। या शी इज गुंडी ऑल्सो, रितु ने कहा था। अधीरा ने इन लोगों को फिर चुप कराने का इशारा किया, लेकिन अरवा, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इन गर्ल्स की बातें। कि इतने में अनुज बोल पड़ा था। मैम, आ, इन सारी चीज़ों में इनकी गलती नहीं है। उम, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपनी जॉ लाइन को पकड़ते हुए अनुज ने ये लाइन कही थी वीपी मैम से। ये ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी। इन लड़कों को तो गुस्सा आ रहा था अनुज पर। अगर वीपी मैम 1 मिनट के लिए भी गई तो ये लोग अनुज को मिलकर इतना धोएंगे कि ये इस कैबिन के किसी फर्नीचर की तरह लगेगा। लेकिन बाहर लड़कियां हैरान हो गई थी। वाओ मैन, ये तो साफ साफ पलट रहा है। या हैपनिंग इज पलटिंग ना। अब आशी ने ये ना जाने कौन सा सेंटेंस बोला था। भवेजी खोड़कर रितु और नेहा ने इसे देखा था और फिर अपनी निगाहें अंदर कैबिन की तरफ की थी। हाँ बॉस, ये तो बिल्कुल बदल गया। गिरगिट है क्या ये? अधीरा ने कहा। अब जाकर अरवा ने सुनी थी ये बातें, क्योंकि वो भी हैरान थी कि ये अनुज कर क्या रहा था। सी, देखा तुम लोगों ने, उसे इतनी चोट आई है, फिर भी फिर भी वो खुद माफी मांग रहा है। सर, चोट तो हमें भी आई है ना, वेदा ने कहा। ये कीप क्वाइट, और वीपी मैम ने जरा आंखें बड़ी करके चुप रहने के लिए कहा वेदा को। तो अरवा की जॉलाइन में दबाव आ गया था वीपी मैम के लिए। आपको कुछ नहीं पता वीपी मैम कि इसने हमारे साथ क्या किया, ये ताज ने कहा था, क्योंकि वीपी मैम उस वक्त नहीं थी जब अनुज ने चीटिंग करने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं, उसने चीटिंग कर ही ली थी, लेकिन तब भी वो हार गया था। मैम, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये वापस हमारे कॉलेज में कैसे आ गया। व्हाट यू मीन निक? कैसे आ गया मतलब? उसे इस कॉलेज में मेरिट के हिसाब से मिला है एडमिशन, और व्हाट? तो हमारी डांस टीम भी मेरिट के हिसाब से हर जगह जाती है ना, चीटिंग नहीं करती थी। जो ने अपनी जो लाइन पर इतना दबाव दिया था कि उसका चेहरा वाइब्रेट कर रहा था। और नहीं तो क्या, इसने इसने धोखा दिया, ये धोखेबाज है। शट अप मिस वेदा, ये वीपी मैम ने वेदा से कहा। तुम तुम लोगों की ये उम्र ही है, ये सब करके बहुत मजा आता है इस उम्र में, लेकिन कभी कभी ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम लोगों की तरह नहीं कि निकले और बस किसी को मारने लगे। इतने में शालिनी मैम ने कैबिन के दरवाजे पर नॉक कर दिया था। वो आ गई थी, किसी काम से गई थी और उन्हें वीपी मैम ने ही भेजा था। और उन्होंने देखा कि सारे बॉयज और वेदा यहाँ खड़े हैं। वेदा के हाथ से खून आ रहा है, वेदा के चेहरे पर भी खरोच है, उसके माथे पर भी खरोच है, और लड़के तो घायल हैं तो घायल ही हैं। व्हाट हैपन? ये सब क्या हुआ है? ये चोटें, ये कपड़े, ये क्या होलिया बनाया है स्टूडेंट्स? वीपी मैम के बगल में जाकर शालिनी मैम खड़ी हो गई थी। हाँ, देखो अपने स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स लग रहे हैं कहीं से गुंडे लग रहे हैं। मैम, इसके दोस्तों ने पहले सब शुरू किया, इसने चीटिंग की और इसे कॉलेज में एडमिशन दोबारा मिल गया। दोबारा? वेदा, उसका एडमिशन पहले से ही मौजूद था ना, और उसकी वजह से ही हमारे कॉलेज की दोनों टीमें इंडिया फेस्ट में जाएंगे। व्हाट? बाहर लड़कियों का भी यही रिएक्शन था और अंदर भी यही रिएक्शन था। हाँ, अनुज की वजह से ही। इंडिया फेस्ट में हमारे कॉलेज की सिर्फ एक टीम को जाना था, लेकिन अनुज की जो पहले वाली कॉलेज की टीम है उसने बॉयकॉट किया, क्योंकि अनुज ने ही उस टीम का सच सबके सामने लाया। उस हिसाब से एक्सपोर्ट खाली हुआ और वो हमारे कॉलेज की टीम को मिला।
ये सब क्या है? शालिनी मैम ने भी अपनी भवेंसी खोल ली थी और लड़कों ने एक दूजे को देखा था। एक दूजे को देखकर अनुज को देखने लगे थे और अनुज बेचारा संत कबीर बन गया था सभी के सामने। ये स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या ये बॉस? मिया और रितु ने एक साथ कहा था और अरवा ने हैरानी से अंदर का ये व्यू देखना शुरू किया था। नाउ लीव माय कैबिन, बेबी मैम ने बड़ी जोर से कहा और दांत पीस लिए थे निक ने, वेदा ने वीपी मैम की तरफ। वेदा ने एक बार भी शालिनी मैम की तरफ नहीं देखा, लेकिन शालिनी मैम वेदा को देख रही थी और शालिनी मैम का वेब कोई तो देख रहा था ना। आहा, अरवा राजपूत देख रही थी और उसकी जो लाइन में दबाव था, लेकिन उस दबाव का कारण गुस्सा नहीं था, कुछ और ही था। और फिर ये सभी बॉयज प्लस वेदा यहाँ से निकले थे और सभी अपनी अपनी चोटों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कॉरिडोर की तरफ। लेकिन वेदा, उसे तो जैसे अपनी चोट का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसे दिखाई दे रहा था तो अनुज का वो चेहरा, धोखेबाज, उसने अरवा को हर्ट किया, उसकी वजह से मैंने अरवा को हर्ट किया, उसे तो जान से मार देना चाहिए था। ये ख्याल हिना के दिल में आया और वो खुद हैरान हो गई। ये मैं क्या बोल रही हूँ और ये मैंने क्या किया? मुझे क्या हो गया था? अब उसे अपने माथे पर जो खरोच लगी थी, जो उसी की वजह से खुद लगी थी, अनुज तो पलट कर उस पर वार भी नहीं कर पाया था। उसमें उसे दर्द का एहसास हुआ। इन सभी के सामने ये लड़कियां आ गईं और अपने अपने बॉयज के हाथ को पकड़कर वो जरा रिहर्सल हॉल की तरफ बढ़ी। बेबी, यू यू हर्टिंग ना? आशी ने कहा। तो आशी का स्पर्श पाते ही ताज भी जरा मुलायम हुआ। या बेबी, इट्स वेरी हर्टिंग, लेट्स गो, ये कहकर आशी ने ताज का हाथ पकड़ा और फिर वो रिहर्सल हॉल की तरफ बढ़ी। क्या जरूरत है इतना इतना हीरो बनने की? हाँ, निया ने जो कि चोट पर ही मारा। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? चुप, चलो मेरे साथ। और फिर निया भी ले गई जो को। रितु को तो सिर्फ विजय ने देखा। इतना इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? रितु ने डांटा भी तो बड़े प्यार से और वो भी विजय के साथ आगे बढ़ी। अधीरा ने निक को देखा। निक के उन बाइसेप्स पर दाग थे, बस, और कहीं चोट नहीं थी। माना कि बहुत बॉडी है तुम्हारे पास, माना कि बहुत स्ट्रेंथ है, माना कि तुम हीरो हो कॉलेज के, लेकिन लेकिन ऐसे लड़ने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं? तुमने देखा ना, वो वो सब के सब मेरे दोस्तों पर हावी हो रहे थे। ओके, काम डाउन। अभी क्या मुझ पर हावी होना है? अधीरा ने निक से ये कहा तो निक की आंखों में प्यार उमड़ आया। नहीं, इसको। अधीरा ने धीरे से निक का हाथ पकड़ा और वो भी रिहर्सल हॉल की तरफ बढ़ी थी। तो वेदा ने देखा कि ये सभी लोग रिहर्सल हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसने अपने कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा दिए और अरवा सिर्फ 2 कदम की दूरी पर ये सब देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे और अपने कदमों को रिहर्सल हॉल की तरफ बढ़ा दिया। जब ये वो रिहर्सल हॉल में गई तो देखा कि सब लड़कों की पट्टियाँ कर रहे हैं, चोट पर वो डिटॉल वाली कॉटन लगा रहे हैं, तो सब आ ऊफ कर रहे हैं। अब बहुत जलन हो रही है, उस वक्त दर्द नहीं हो रहा था? नहीं, उस वक्त तो इन्हें ही मैन बनना था ना। सारी लड़कियां ये तंज कर रही थी। अरवा इन सबको देख रही थी कि उसके ख्याल में वेदा आई। कहाँ चले गए ये? ये कहकर अरवा राजपूत रिहर्सल हॉल से बाहर की तरफ बढ़ी। उसे जाते हुए निक ने देखा था। जानबूझकर वो उससे कुछ बात नहीं कर रहा था ताकि वो वेदा के पास जाए। अरवा राजपूत के कदम चेंजिंग रूम के बाहर जाकर रुक गए थे। उसने जब अंदर जाकर देखा तो वेदा उस गोल सी टेबल पर बैठकर अपने उस सब माथे की खरोच पर कॉटन लगाने की कोशिश कर रही थी। अरवा ने अपनी मुट्ठियों को बांधा और अपनी बेलिस पर जोर दिया और वो हील मार्बल पर
आवाज़ कर गई। उस आवाज़ पर वेदा मुड़ी और उसने देखा कि अरबा राजपूत अपने कदम यहीं लिए आ रही है। वो खड़ी हो गई, अपने हाथ में अपनी कॉटन को लिए हुए। आ, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम अपने आप को वंडर वुमन समझती हो? हाँ। अ, मतलब मतलब तुम्हें मतलब समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा? अरवा की आंखों में कटार थी, उसी तरीके की जिससे वो वेदा को देखा करती है, और वेदा एक पल के लिए अरवा की आंखों में देखे और फिर अपनी नजरें नीचे झुका ले। क्या मैंने फिर कुछ किया? आई एम सॉरी, सिट डाउन। हाँ, सिट डाउन। ओके। ये कहकर वेदा बैठ गई थी और अरवा ने फिर से वेदा को देखा जो उसे देख ही नहीं रही थी। कॉटन दो। हाँ। अब वेदा ने अपना चेहरा ऊपर किया और अरवा को देखा। सुनाई नहीं दे रहा? कॉटन मुझे दो। अ, वो अ, मैं कर लूँगी। कॉटन दो, और मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ। ओके। ये कहकर वेदा ने कॉटन अरवा को दे दी और अरवा वेदा के सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, खड़ी हो गई। वो उस गोल सी टेबल पर बैठी हुई थी, जिस टेबल के बीचों बीच जो पिलर था वो सीलिंग से टच था, और वेदा का बैग उस पिलर से लगा हुआ था। अरवा राजपूत उसके सामने थी। हाय, वो थाइस तक आती हुई ड्रेस, ऊपर से वही कॉलर बोन से भी नीचे आती हुई ड्रेस, उसमें अरवा राजपूत की वो खुशबू, बेयर लेग। वेदा के दिल का हाल तो दबा हुआ जा रहा था। ऊपर देखो। हाँ, ऊपर देखो। ओके। ये कहकर वेदा ने अपनी चिन को उठाया और अरवा उसके बेहद करीब आ गई। उसकी चिन अरवा राजपूत के चेस्ट से सिर्फ और सिर्फ 2 फिंगर की दूरी पर थी, और आंखें अरवा राजपूत की आंखों में खो गई थी। अरवा की गर्दन झुकी हुई थी, हाथों में उसके वो कॉटन था, और अरवा के लब धीरे से हिले थे। क्यों? तुम इतनी अग्रेसिव क्यों हुई? हाँ? प- पता नहीं, पता नहीं, ये तुम्हें नहीं पता? हाँ? वो वो क्या? हुँ? वो अनुज था, इसीलिए तुम इतनी अग्रेसिव हुई ना? हाँ, इसीलिए हुई। क्यों? वो उसकी वजह से, उसकी वजह से आप हर्ट हुई ना? वेदा के ये कहते ही अरवा ने वो कॉटन वेदा के उस खरोंच पर रख दिया, तो वेदा को जलन महसूस हुई। उसने अपनी भवें सिकोड़ ली, आंखें बंद करके भींच ली। उसकी उस जलन का एहसास अरवा को भी हुआ। अरवा ने अपना दूसरा हाथ फैलाकर वेदा के गाल को पकड़ लिया, और वेदा ने फट से अपनी आंखें खोल ली और सीधा अरवा की आंखों में गई। दोनों की निगाहें टकरा गईं, और जो गर्माहट वाला इन दोनों ने ये आई कांटेक्ट शेयर किया, इन दोनों के बीच जो भी होता है वो गर्म ही होता है। कि ना जाने कहाँ से हवा आ गई थी, या वेदा अपने एरा में चली गई थी, क्योंकि उसे अरवा के बाल उड़ते नजर आ रहे थे। अरे, उसकी चोट पर उसने वो डिटॉल का कॉटन लगाया था। उसे तो जलन होनी चाहिए थी, तो उसे ठंडक महसूस हो रही थी। और गाना कौन सा चल रहा था? उड़ती ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन फिजाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। दर्द हो रहा है? अरवा ने पूछा। तब जाकर वेदा अपने एरा से बाहर आई। नहीं, जरूरत नहीं थी उसे इस तरह मारने की।
थी ज़रूरत। मैंने कहा ना, नहीं थी। सॉरी, पर थी। वेदा ने भी यहाँ जिद की। अरवा की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था। वो खिंची हुई निगाह से वेदा को देख रही थी और अपनी गर्दन भी खींच कर खड़ी थी वेदा के सामने। कोई आपको हर्ट करे तो वो डिजर्व करता है उससे कई गुना ज़्यादा हर्ट होना। अच्छा, हाँ, फिर चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। अरवा राजपूत अब वेदा के ठीक सामने बैठ गई थी, क्योंकि अब दूसरी खरोच पर उसे कॉटन लगाना था ना। उस कॉटन को साइड में किया था अरवा ने और दूसरी कॉटन लेने लगी थी। उसकी निगाह नीचे उस बॉक्स पर थी जो वेदा खुद खोल कर बैठी थी, लेकिन वेदा की निगाह अरवा राजपूत के चेहरे पर थी। इन्हें मेरी फिक्र है। हाँ, ऑब्वियसली वेदा, तभी तो वो यहाँ है ना। नहीं, क्या पता सबकी फिक्र होगी। शट अप वेदा। कॉटन लेकर जब अरवा ने ऊपर देखा तो देखा वेदा उसे ऐसे देख रही है। हाथ दो। हाँ, हाथ दो अपना। और फिर वेदा ने उसी हाथ को अरवा राजपूत के सामने किया जिससे वो अनुज को पंचेस मार रही थी। उसकी उंगलियों की जो बोन है, जॉइंट है, उस पर चोट आ गई थी। कुछ खरोंचे थी जिसमें से ब्लड निकला था। उन्हें छोड़कर बाकी जगह अरवा ने वो कॉटन रखी थी। तो ज़रा सी भवें फिर सिकोड़ी थी वेदा ने। तो अरवा ने फूंक मारकर उस जलन को कम करना चाहा था। हाय, अरवा तो फूंक मारकर जलन को कम कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि वेदा के अंदर उसकी ये फूंक आग लगा देगी। तो फिर एरा बदल गया। और क्या बजा पीछे बैकग्राउंड में, अगर हम खड़े होते तो क्या गाते? दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अरवा की निगाहें वेदा की निगाहों में गुम थी और इस बार अरवा राजपूत खुद नहीं निकाल पा रही थी वेदा की आंखों से अपनी ये आंखें। बिना देखे उसने बैंडेज उठाया था। वो वाइट लंबी सी पट्टी होती है ना, ठीक वही अपने दाहिने हाथ में उठा ली थी। वेदा का हाथ तो अरवा ने बाहिने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो उस पट्टी का छोर पकड़ा और जरा उस चोट के ऊपर लगाकर घुमाना शुरू किया। आंखें तो आंखों में बंधी थी, सांसें एक दूजे के दलदाने में फंस रही थी। दिल एक दूजे की भाषा तो बहुत पहले समझ गए थे। अब वो उलझ गए थे, अब नहीं सुलझेंगे। फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। कुछ भी नहीं जब दरमिया, फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता। ख्वाब तो दिल बुन रहा था, लेकिन अरवा राजपूत ये क्या कर रही थी? आंखें तो वेदा की आंखों से हट ही नहीं रही थी, लेकिन ये जो बैंडेज घूम रहा था हाथों पर, वो क्या कर रहा था देखिए तो सही। चोट तो वेदा के हाथ पर है ना, तो अरवा अपने हाथ को वेदा के हाथ से क्यों बांध रही है? क्या उसका हाथ मरहम है और उस पर वो पट्टी कर रही है? कुछ भी नहीं जब दरमिया, दिल क्यों है फिर तेरे ही ख्वाब बुनता। चाहा के दे सब कुछ भुला, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये मामला, जानू ना, मैं जानू ना। हाँ भाई हाँ, ये मामला कहाँ समझ में आ रहा था? आ रहा था
कि तभी कुछ आवाज़ हुई और ये आई कनेक्शन टूट गया। अरवा ने अपने आप को वेदा के सामने से खड़ा किया और जाना चाहा, लेकिन वो कैसे जाती? वो इतनी तेज उठकर ज़रा मुड़ी थी कि खिंच गई थी खुद ही। वेदा ने नहीं खींचा था उसे। हाथ बंध जो गए थे इस पट्टी से, वाइट लंबी जालीदार पट्टी से। और फिर जैसे ही वेदा से खिंचाव लिया अरवा राजपूत ने, वो दोबारा वेदा पर आकर गिर गई। वेदा जो उस राउंड टेबल पर बैठी हुई थी, अरवा की कमर को उसने पकड़ लिया। अरवा वेदा पर झुकी हुई थी, वेदा पीछे उस पिलर से लगी हुई थी। दोनों की चेस्ट टकरा गई, नोज टकरा गई, होंठ लगभग एक दूसरे से छूने वाले थे। ये ये बैंडेज आपने दोनों हाथों पर बांध दिया। हाँ, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, ये कहकर जल्दी जल्दी अरवा राजपूत अपने हाथ से बैंडेज खोलने लगी और वेदा सिर्फ उसे देख रही थी। अरवा राजपूत को अपना दिल बहुत तेज चलता समझ आ रहा था, अपने सीने में फील हो रहा था जैसे वो बाहर आ जाएगा, बाहर आकर नाचने लगेगा। इसी तरीके की फीलिंग हो रही थी अरवा को। उसने जल्दी जल्दी से इस बैंडेज को खोला और जल्दी जल्दी से अपनी उन हील्स को इस चेंजिंग रूम से बाहर कर दिया। उसने तो बैंडेज भी नहीं बांधा वेदा के हाथ पर, लेकिन वेदा का क्या हाल हो गया? क्या हाल हो गया? उसका भी दिल तो नाचने लगा था। यहाँ तक कि उसे साफ-साफ नज़र भी आ रहा था कि उसका दिल बाहर आकर नाच रहा है। अरे ख़याल था। उसने अपने उसी चोटिल हाथ से अपना सीना पकड़ लिया कि सच में उसका ख़याल कहीं हकीकत में ना बदल जाए। अरफ़ा मेरे पास मेरे हाथ पर इतना करीब, माय गॉड, शी इज़ फायर। आ गए, मुझे जला दिया होता अभी। वेदा तो ठीक है? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। उन्होंने वो मेरे करीब थी, उन्होंने मुझे बोला कि ये ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वेदा, अरवा मेरे पास आई थी। हाँ, मैंने भी देखा। वेदा एक पल के लिए अपने आप ही से बाहर हो गई थी। कंट्रोल वेदा। और फिर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। क्यों कंट्रोल कर लिया? बाहर हो जाना चाहिए था, अपने आप से जाकर अरवा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेना चाहिए था ना। लेकिन कैसे खींचे वेदा? उसी ने तो तलवार चला दी थी शब्दों की। अब भुगतो। और ये सभी लोग अब अपने-अपने घर पहुँच गए थे। अरे तैयारियाँ करनी थी शादी की, लेकिन ये क्या हुआ था? अरवा राजपूत तो अपने बेड पर लेटी हुई थी, अपने पेट के बल तकिए को अपनी जीन से सटाए, कुछ सोच रही थी। वो अपने हाथ को देख रही थी, जिस हाथ में वो पट्टी बाँधने लगी थी वेदा के हाथ से मिलाकर। मुझे क्या हो रहा है? ये अ, ये मैं क्या कर रही थी? ओह! मैं अपने हाथ में पट्टी बाँधती थी। फूल कहते हैं इसे। वेदा क्या सोच मैं क्या सोच रही हूँ कि वेदा क्या सोच रही होगी? वो अपने ख़्यालों में गुम थी कि उसे अचानक से उससे ख़याल से बाहर निकाल दिया किसी ने। निक जो आकर उसके बेड पर गिरा था, उछाल गया था। अरवा राजपूत को भी डर गई थी अरवा। व्हाट द फिश निक, ये क्या है? हाँ? कौन आता है इस तरह और कौन जाता है इस तरह? निक ने कहा अरवा से। क्या मतलब? ओ मुझे डरा दिया तुमने। और तुमने मेरा हाल भी नहीं पूछा। निक नाराज हो गया था अरवा से। आ, मुझे नहीं बात करनी अरवा। अब तुम भी तो अधीरा से सिर्फ अपने बैंडेज लगवा रहे थे, तो मैं क्या करती? उसको भगाकर खुद करती। हाँ करना चाहिए था ना। निक ने जानबूझकर कहा ये। लेकिन किसी को तो किसी और की फिक्र थी ना। निक ने फिर से जानबूझकर अपनी बात कही। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये कि किसी को किसी और की फिक्र थी। वेदा की फिक्र थी ना। सीधा हो गया था निक अरवा के सामने। बिल्कुल भी नहीं। तो अरवा ने अपने आप को जरा दूसरी तरफ मोड़ दिया और उसका कंधा अब निक के कंधे से लग गया। तो निक ने जानबूझकर अपने कंधे से अरवा का कंधा रगड़ दिया। बेब, व्हाट निक? मान जाओ ना अभी भी, ये एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम्हें फिक्र थी उसकी। निक, नॉट अगेन। हाँ यही मैं कहने आया हूँ, नॉट अगेन। और जानबूझकर निक ने अपने हाथ पर बैंडेज बांध लिया था और वो अरवा राजपूत को दिखा रहा था।
मतलब कि शो कर रहा था, शो ऑफ जिसे कहते हैं। तुम्हें हाथ पर चोट लगी है? निक से पूछा अरवा राजपूत ने। हाँ बेब, बहुत। हम्म निकोम सिंह को हाथ पर चोट लगी है, राइट? मैं भी देखूं जरा। अरवा ने ये कहकर निक की बैंडेज को कस कर दबा दिया तो निक उछल पड़ा। दर्द होता है अरवा। चुप, नौटंकी कहीं का। ये कहकर अरवा ने निक को डांट दिया था। "हम्म, मुझे डांट रही हो? ये चोट नहीं लगी? ये देखो, ये निशान, ये निशान।" तो अब निक अपने निशान दिखाने लगा था। अरवा ने बड़े प्यार से उन निशानों को छुआ और सहलाया। सॉरी, 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 सॉरी। तो क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? अब जिस चीज को सहला रही थी अरवा, उसी पर थप्पड़ भी मारने लगी। आओ बेब, लगती है ना। अच्छा सॉरी, क्या जरूरत थी इतना लड़ने की? हाँ, तो क्या करता मैं? वो सब, मेरा मतलब सारे के सारे। निक ने अब अरवा को बताया कि कैसे के कैंटीन में उन लोगों ने बदतमीजी की थी। हम्म तो वेदा को कौन लेकर आया? मैं नहीं लेकर आई थी उसे। हम दोनों वीपी मैम के कैबिन में थे। वीपी मैम ने इंडिया फेस्ट के बारे में बताया और फिर किसी ने आकर बताया। हम दोनों वहां छुड़ाने गए थे, तुम लोगों को समझाने गए थे निक। लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ, जाकर वो पागलों की तरह अनुज को मारने लगी। हाँ, तो मारना चाहिए ना, उसने तुम्हें हर्ट किया था और उसकी वजह से उसने तुम्हें हर्ट किया था। व्हाट? तुम्हें पता है? हाँ, उसने मुझे बताया था। निक, तुम तुम मेरे बेस्टी हो या उसके? बेब का, यानी कि तुम्हारा। सो एक्सेप्टेड ना? हम्म फिक्र होती है ना उसकी, दिल में दर्द होता है ना उसके लिए। निक ने अरवा से बड़े प्यार से कहा। अरवा खामोश होकर निक की आंखों में देखने लगी। निक, क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर अरवा ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया था तो निक सामने अरवा की जमीन पर नीज पर बैठ गया था और उसके हाथों को अपने हाथों में भरकर उसकी नीज पर रखकर कहा था, बेब, यू आर इन लव, एक्सेप्ट इट ना। ये फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है। निक, शट अप। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है बेब, योर आईज सब बता रही हैं। योर आईज टॉकिंग लाउडर देन योर वर्ड। नहीं निक, ये गलत है। क्या गलत है? डोंट टेल मी अरवा कि तुम ये कहोगे कि एक लड़की और एक लड़की का प्यार। शट अप निक, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन तुमने देखा ना, तुमने देखा वो कितनी इफेक्ट होती है। वो मुझसे कितनी इफेक्ट होती है, तुमने देखा ना। थैंक गॉड अरवा, थैंक गॉड कि तुम्हें समझ में आया कि वो तुमसे इफेक्ट होती है। तुमसे, सिर्फ तुमसे। यही तो बात है ना निक, सिर्फ मुझसे इफेक्ट होती है वो। और इतना होती है कि उसे उसे अपनी पर्सनैलिटी भी नजर नहीं आती। दैट्स दैट्स द पॉइंट बेब। तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जो उसे इतना अंदर तक छूती है। वो तुमसे प्यार करती है अरवा, बहुत बहुत प्यार करती है। और तुम भी करती हो, ये तुम भी जानती हो। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती निक। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की पर्सनैलिटी को इतना इतना इफेक्ट करूं, मैं उस पर इतना असर डालूं कि वो अपने वजूद को ही अलग कर दे अपने आप से, इतना कि वो मुझे भी हर्ट कर दे। नहीं निक, बेब। अच्छा, ये सब छोड़ दो। एक चांस तो दे सकती हो ना उसे, एक ट्रायल तो ले सकती हो उसका। शट अप निक, ट्रायल क्या होता है? क्या ये कोई क्लोथ है कि ट्रायल करेंगे? अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लेते हैं। नहीं निक, और वाह, दैट्स व्हाई आई लव यू। ये कहकर निक ने अरवा को गले लगा लिया था। क्या है ये? क्या? अब ये मत कहना कि मैं अपनी बेस्टी को गले नहीं लगा सकता। मैं अपनी बेस्टी को कभी भी गले लगा सकता हूँ, कभी भी उसके घर आ सकता हूँ और मुझे इसके लिए किसी रिलेशन टैग की जरूरत नहीं है। वाह, कितना खूबसूरत रिश्ता था इन दोनों का। या, आई नो दैट। सो व्हाट? मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ बेब कि तुम ही हो वेदा को जो इतना इफेक्ट करती है। वरना वेदा इज अ कूलेस्ट, मैं आई मीन गर्ल। हाँ, ये तुम मुझ मेरे लिए भी कहते हो। तुम कूलेस्ट, वो कूलेस्ट हो। लेकिन वो
बहुत ठहरी हुई लड़की, आई मीन इंसान है, बहुत बहुत ठहरी हुई। उस इंसान के अंदर तुम असर डालती हो, तुम उसे इफ़ेक्ट करती हो। अगर तुमसे वो दूर हो गई तो वो बहुत हर्ट होगी। और वाह, तुम चाहती हो कि वो हर्ट हो। हाँ, कि तभी अरवा के कानों में वेदा के वो अल्फाज सुनाई दिए, मैं कॉलेज छोड़ दूँ, शहर छोड़ दूँ। निक, तुम मुझे परेशान करने आए हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बेब को क्यों परेशान करूँगा? मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि मैंने भी शेरवानी खरीद ली है। अच्छा, तो तुम भी शादी कर रहे हो? अभी नहीं, बाद में। लेकिन अभी मेरी बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अरवा और वेदा की बात हो रही है। सो प्लीज़ ना, एक कोशिश, ट्रायल, शट अप निक, ये ट्रायल-वायल, आह! तुम्हें भी पता है, मैं अपने कपड़ों को जब ट्रायल पर नहीं रखती, जो मुझे पसंद आता है, मैं उसे खरीद लेती हूँ और वो मुझ पर फिट आता है। बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट आता है। तुम मुझे ट्रायल के लिए कह रहे हो? तो वेदा भी तो परफेक्ट है ना? फॉर यू, अरवा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट इट ना। निक था अरवा का बेस्टी। किस्मत वाले को इस तरह के बेस्टी मिलते हैं कि उसके लिए वो उससे ज़्यादा सोच रहा था। ओके गो, बहुत रात हो गई है। अरवा ने निक को भगाना चाहा। बेब, मैं यही सो जाता हूँ। शट अप निक, जाओ, बाहर सो जाऊँ? नो वे, सुबह मैम है यहाँ और तुम्हें खिड़की से ही जाना होगा, दरवाजे से मत जाना। बेब, मेरे हाथ में, शट अप, नौटंकी, उतारो इस बैंडेज को। अरवा ने कहा और निक ने फट से बैंडेज उतार दिया। कुछ नहीं हुआ है मुझे, और उसने अपना हाथ इतनी स्मूथली हिलाया। बदमाश हो तुम। मुझसे ज्यादा बदमाश वेदा होगी ना? ये कहकर भाग गया था निक। उसी खिड़की से कूद गया था जिस खिड़की से कूद कर आया था। और अरवा उसके जाने के बाद वैसे ही लेट गई। अभी तक तो वेदा के ख़यालों में गुम थी और अब निक के शब्द से परेशान करने लगे थे। कल कॉलेज जाना ही नहीं था, शादी थी। सुबह मैम और आरडीएक सर की, तो सब के सब सुबह होते ही अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। बेब का यानी कि आशी का फ़ोन कब का ताज के पास आ गया था और ताज ने बोल दिया था कि उसे क्या पहनना है क्या नहीं। तो निक ने भी मैसेज कर दिया था, मैं लेने आऊँगा, तो मना नहीं कर पाई थी अधीरा। वहाँ वेदा तो रात भर सोई ही नहीं थी क्योंकि अरवा उसके ख़यालों में थी। ख़यालों में क्या, पास में भी होगी तो कहाँ नहीं जा सकता। अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ? और वो ये सोच रही थी कि अब वो जाए कि ना जाए। शादी आरडीएक्स सर के घर पर ही होगी और आरडीएक्स सर के घर से बड़ा पुराना नाता है अरवा और वेदा का। तो फिर सभी तैयार होकर अब निकलने लगे थे अपना व्हीकल ले लेकर। ये वेदा कैसे जाएगी? बाइसिकल से जाएगी? ये अरवा की सोच थी। अरवा राजपूत ने लहंगा पहना था, पिंक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन लेते हुए। वाओ बेबी जी, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये पायल का सेंटेंस था। वाओ पायल, एंड यू ऑल्सो लुकिंग गॉर्जियस, बट आपसे थोड़ा कम। अच्छा, काका तैयार हो गए? काका को भी लेकर जाएगी अरवा राजपूत। हाँ, बाबा तो कब से तैयार है। तो फिर ठीक है, चलते हैं। एक जगह और जाना होगा। कहाँ बीबी जी? अ, वेदा को पिक करने। हाँ, वेदा जी को भी ले लेंगे। वेदा जी भी बहुत बहुत स्वीट है ना। अच्छा, तुमसे स्वीटनेस क्या की उसने? बीबी जी वो बात बहुत मीठी मीठी करती है ना, और आपका ख्याल भी तो इतना रखती हैं। जब ये कहा पायल ने, तो अरवा के गालों पर एक लालपन आ गया था। अच्छा, सुनो। जी बीबी जी, ये फ़ोन लो, वेदा को कॉल करो और उससे कहना कि हम उसे लेने आ रहे हैं, ओके? ओके बेबी जी। ये कहकर जल्दी से पायल ने अरवा राजपूत का सेल फोन अनलॉक कर दिया था। पायल को अरवा राजपूत के फ़ोन का लॉक भी पता है। वाओ! और फिर अरवा का नंबर वेदा के सेल फोन पर जो शो हुआ, वेदा की तो
दुनिया उलट-पुलट हो गई। अरवा कॉल करे मुझे। हेलो। हाँ, हाँ अरवा। वेदा जी, मैं पायल। अ, हाँ पायल, क्या हुआ? बोलो। आप तैयार हो गई हैं? नहीं, अभी नहीं। बीबी जी, वो तो तैयार ही नहीं है। जब ये कहा पायल ने, तो अरवा ने उसे चुप करने के लिए कहा, ओके, आप जल्दी तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। कौन? जल्दी तैयार हो जाइए। ये कहकर पायल ने भी फ़ोन कट कर दिया। व्हाट? ये क्या था? ये पायल भी बिल्कुल नहीं, मेरी अरवा जैसा कोई नहीं है। मतलब ओके, तैयार हो जाओ। हाँ, वेदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। पागल, मेरा नाम नहीं लेना था ना? अरवा ने पायल से कहा। अ, सॉरी बीबी जी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तैयार हो गई हो? नहीं बीबी जी, वो तो तैयार ही नहीं हुई है। ओके, चलो। ये कहकर अरवा, पायल, सुबु मैम और काका निकल पड़े थे। हाँ, दुल्हन को अरवा की ही जिम्मेदारी थी ले जाने की। तो निक को कॉल किया था रास्ते में अरवा ने। निक, वेयर आर यू? बेब, मैं तो बस आशिक के पास जा रहा हूँ, आशिक को पिकअप करने। मेरे साथ ताज भी है, जो भी है। ओह, वो अ, रास्ते में मुझे मिलना है। एक पॉइंट का नाम बताया था अरवा ने। ओके, क्यों? वो सुबह मैम को लेकर जाना है। सुबह मैम को तो तुम लेकर आने वाली थी सीधा आरडीएक्स सर के घर। हाँ, वो मुझे वेदा। ओ, ओके ओके ओके, इसके आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस मिलता हूँ इन 5 मिनट्स। ओके। आ ओके। क्या हुआ? अधीरा ने पूछा, जो निक के बगल में बैठी हुई थी। हाँ हाँ, निक बहुत तेज है, वो ले आया था अपनी अधीरा को, और उसकी गाड़ी में कोई जो और ताज नहीं थे, ना ही आशी थी। आदि, करीब आओ ना। क्यों? प्लीज, ये जो चोटें हैं इनमें दर्द है। शट अप। हाँ, सच में। तो इसमें मैं क्या करूं? अधीरा ने पूछा। जिस तरह तुम आज दिख रही हो, वाओ, आधा दर्द तो खत्म हो गया। बस होठों से छू लेती तो बाकी दर्द भी। शट अप निक, प्लीज। गाड़ी चला रहा था निक, और अधीरा से कुछ डिमांड कर रहा था। तो अधीरा ने अपनी 2 फिंगर्स पर अपने होंठ लगाए और उन्हीं फिंगर्स को निक की बाइसेप्स की चोट के निशान पर रख दिया। और निक ने जो आंखें बंद की, निक, गाड़ी चला रहे हो तुम? आ पता है मुझे मेरी जान। थैंक यू सो मच। गायब हो गया दर्द, और ये कहकर निक ने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया था। उस पॉइंट पर आकर वो रुक गया था, और उसने अरवा को कॉल किया था। 2 मिनट के अंदर अंदर अरवा भी आ गई थी। सुबह मैम गाड़ी में बैठ गई थी निक के, और अरवा ने देखा कि निक की गाड़ी में तो कोई है ही नहीं। निक, बाकी लोग कहाँ हैं? वो मैं उन्हें छोड़कर आया हूँ आदिक सर के घर। अच्छा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, अभी लेकर जाओ। सुबह मैम को ठीक से लेके जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरवा, काका और पायल को भी ले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें ले आऊंगी। अ, ले जाता हूँ ना। जानबूझ कर निक ये कर रहा था। शट अप निक। और फिर लंबोर्गिनी में बैठ गई थी अरबाज, पायल और काका, और लंबोर्गिनी जो रफ्तार लिए वेदा के घर पर बढ़ी थी, कुछ ही मिनट लगे थे वेदा के घर पहुंचने के लिए। गाड़ी रोक दी थी अरवा ने। बीबी जी, आप जाकर बुला लो, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। हाँ ओके पायल, दैट्स अ गुड आइडिया, मैं लेकर आई मीन बुला कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ बीबी जी। आह, ओके ओके, मैं जाती हूँ, अरवा ने ये कहा, और अपने लहंगे को जरा उठाया, लैम्बोर्गिनी से बाहर निकली, और फिर दरवाजा बंद किया। अपने कपड़ों को ठीक किया, अपने लहंगे को, अपने दुपट्टे को, और अंदर गई। गेट खोला। काका ने, अरे अरवा बीबी आइए। एक बार में पहचान जाते हैं अरवा को काका। अंकल, वो वेदा कहाँ है? वेदा तो तैयार हो रही है बेटा, उन्होंने कहा कि आप आएंगे, तो उन्हें कमरे में भेज दें। नहीं नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, आप उसे जाकर बोल दीजिए। अच्छा बेटा, बोलते हैं। ये कहकर काका तो आगे बढ़ गए थे, और अरवा आकर सोफे पर बैठी थी। काका भी न जाने कहाँ गुम हो गए जाकर, शायद किचन में बिजी हो गए थे। अब ये इनको बोला था बोलने के लिए, ये भी वहीं रह गए। और ये क्या कर रही है अभी तक जो नहीं आई? अरवा को इंतजार करना पसंद नहीं। वो उठी और वेदा के कमरे की तरफ बढ़ गई।
दरवाज़ा हल्का-सा खुला हुआ था। अरवा ने जब हाथ लगाया तो वो दरवाज़ा और खुल गया। कोई नहीं था कमरे में, तो अरवा ने एक कदम आगे कर दिया। उसे क्या पता था, एक कदम आगे करते ही कितने कदम आगे चल जाएगा दिल। दरवाजे के पीछे ही वेदा मैडम पता नहीं क्या कर रही थी। जैसे ही अरवा राजपूत ने दरवाजा खोला अंदर आई तो वेदा घूमी और घूम के वो टकरा गई अरवा से। दोनों के चेस्ट एक दूसरे में टकराए। टकराने के चक्कर में दरवाजा बेचारा अपने आप आगे बढ़ गया और लॉक हो गया। वेदा गिरी नीचे जमीन पर और उसके दोनों हाथों ने अरवा की कमर को थाम लिया। अरवा की कमर वेदा की कमर पर गिरी और दोनों की आंखें एक दूजे में हो गई, खो गई। आप लोग कहाँ खो गए हैं? बाहर मत आइए, वहीं रहिए जहाँ हैं, क्योंकि आज के इस भाग में इतना ही। शादी होगी, शादी के बाद क्या होगा? क्या अरवा सच में ट्रायल लेगी या नहीं लेगी, या कुछ भी नहीं करेगी? देखते हैं, जानते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बाद आपको इंतजार करना होगा। बस और क्या करना होगा? लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, हाइप करना होगा वीडियो को। जो मैं एक बोल के थक गई हूँ, एक दिन में छोड़ ही दूंगी। हाँ नहीं तो बस आप मुस्कुराते रहिए। जो मैं आ रही ओनली लव पर कहती हूँ वो करते रहिए। और बस जब तक आप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।